पृथ्वी पर कहीं पर तापमान ज्यादा होता है, कहीं पर तापमान कम होता है। सर ऐसा क्यों? पृथ्वी पर कहीं समय ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, ऐसा क्यों? कहीं पर पृथ्वी पर दिन होता है, कहीं पर रात होती है, सर ऐसा क्यों? अगर मान लो कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी भी कोने पर खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो, तो वो है कहां पर? तो बेहम नामक वैज्ञानिक ने ग्लोब को बनाया और इसी ग्लोब पर वैज्ञानिकों ने क्या करी? काल्पनिक रेखाएं खींची। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि अक्षांश की संख्या ज्यादा होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कम होती है। सर अक्षांश रेखाएं समान नहीं होती है। एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो समान नहीं होती है लेकिन समांतर होती है। क्या सभी रेखा वृत्ताकार होती है? नहीं सर, 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है वो वृत्ताकार नहीं है, उसने एक बिंदु का रूप ले लिया। तो किस तरीके से पृथ्वी पर जो हवाएं हैं वो कैसे मुड़ जाती है, कहां पर लो प्रेशर रहता है, कहां पर हाई प्रेशर रहता है। तो ये जो डायग्राम है हमारा, ये हमारा कब काम में आएगा? क्लाइमेटोलॉजी में। जब आपने अक्षांश देशांतर रेखाओं को पढ़ लिया, खास तौर से अक्षांश को पढ़ लिया, तो हम जब जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु को पढ़ने में ये अक्षांश रेखाएं हमारी मदद करने वाली हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का द टॉपर टेम्पल इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जुड़े हैं एक ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आप 6वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की तैयारी कर रहे हैं या 12वीं से आईएएस एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं, ताकि आप कोई सा भी एग्जाम देंगे जहां से अक्षांश व देशांतर में रेखाओं से क्वेश्चन आते हैं, वो आपके लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज के थंबनेल में आपने देखा होगा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 6वीं कक्षा से लेके आईएएस तक की सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करें अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, दोनों में अंतर है भाई। अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होते हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये सारी बारीकियों को हम इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं। और एक बार आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपको कहीं से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टॉपिक हम गहराई से पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, अदर वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, यहां से आपने एक बार क्लास अटेंड कर ली, इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बड़ा मजेदार टॉपिक है भाई, कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, उस सारे कॉन्सेप्ट को भी मैं कवर करने वाला हूं। तो बड़ा मजेदार टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए। और आज का जो सेशन है हमारा क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किन किन डायमेंशन को हम कवर करने वाले हैं, किन किन आयामों को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इन डायमेंशन को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाओं की अवधारणा, यानी कि हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा हो, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, या हम बात करें आर्कटिक व्रत, और आर्कटिक व्रत के अलावा अंटार्कटिक व्रत, वो रेखाएं भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा अक्षांश रेखाओं की मदद से ही हम कंप्लीट करेंगे पृथ्वी के जो ताप कटिबंध क्षेत्र हैं, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का सबसे पहले परिचय देखेंगे और देशांतर रेखाओं से किस प्रकार से समय का निर्धारण किया जाता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा, और पृथ्वी पर जो भी टाइम जोन है उनको पढ़ेंगे, और मानक समय रेखा भी इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। यानी मानक समय रेखा हर एक देश की समय निर्धारण करने वाली रेखा होती है, उसे भी हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो क्या होती है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि देशांतर रेखाओं का क्या क्या कार्य है, यहां से कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, वो हम देशांतर को अलग कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं की अवधारणा,
देशांतर और अक्षांश रेखाओं की अवधारणा, और डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस क्लास में अक्षांश रेखाओं को। और यहां पर आपको मैं एक भी फैक्ट नहीं छोड़ूंगा जो कि एग्जाम में आएगा, सारे फैक्ट कवर कराऊंगा, गहराई में जाकर पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इतनी गहराई से मैं इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। तो आज सबसे पहले हम भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी जो रेखाएं होती हैं, सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन्हें तो पढ़ेंगे। उनसे कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको अदर यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं मिली, चाहे आपने पेड कोर्स ले रखा हो, वो भी मैं कवर कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस डायमेंशन में स्टार्ट करते हैं अक्षांश व देशांतर रेखाओं की अवधारणा। तो आपने इस टॉपिक की जैसे हेडलाइन देखी, थंबनेल देखा, तो आपको माइंड में थोड़ा लगा होगा कि सर इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस टॉपिक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, इसके पीछे का कारण बता देता हूं। पृथ्वी पर कहीं पर तापमान ज्यादा होता है, कहीं पर तापमान कम होता है। सर ऐसा क्यों? पृथ्वी पर कहीं समय ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, ऐसा क्यों? कहीं पर पृथ्वी पर दिन होता है, कहीं पर रात होती है, सर ऐसा क्यों? अगर मान लो कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी भी कोने पर खड़ा हो, कहीं पर भी खड़ा हो, तो वो है कहां पर? तो ऐसा हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में उठते थे, और खास तौर से ये क्वेश्चन उठते थे वैज्ञानिकों के दिमाग में कि पृथ्वी पर कैसे तापमान को हम देखें कि भैया इधर ज्यादा तापमान है, इधर कम है, इधर दिन है, इधर रात है। एक व्यक्ति उधर खड़ा है तो उसको कैसे ढूंढे वो किस जगह पर खड़ा है। तो सारी जानकारी को एकत्र करने के लिए पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को वैज्ञानिकों द्वारा खींचा गया। अब हमने सर पृथ्वी पर तो जाके खींचा नहीं, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है भाई, पृथ्वी का आकार तो क्या है, बहुत बड़ा है पृथ्वी का आकार। अब वैज्ञानिक जाएंगे और पृथ्वी पर जाके ऐसा तो नहीं कि भाई लाइन खींच कर आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं चीजों को आप? हमें सबसे पहले उस पृथ्वी की एक छवि प्राप्त होगी तो हम भैया कुछ ना कुछ उस पर रेखाएं खींच पाएंगे। तो एक बेहम नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने पृथ्वी का प्रतिरूप यानी ग्लोब का निर्माण किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोब का निर्माण किसने किया या ग्लोब को किसने बनाया। तो बेहम नामक वैज्ञानिक ने ग्लोब को बनाया, और इसी ग्लोब पर वैज्ञानिकों ने क्या करी, काल्पनिक रेखाएं खींची। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, डिटेल से तो पढ़ने वाले हैं। आपने ग्लोब पर, ये जो ग्लोब है आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी रेखाएं खींची मिलती है भाई, और कुछ ऐसी रेखाएं आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो सर जो हमारी क्षैतिज रेखा है, जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, उनको हम कहते हैं अक्षांश। यानी कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, क्षैतिज रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, इनको कहते हैं हम अक्षांश। और जो लंबवत लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, उनको यानी कि उन हॉरिजेंटल लाइन को हमने क्या कहा, देशांतर। ध्यान समझिएगा, ये जो अक्षांश रेखा है ये हमारी कैसी है सर? क्षैतिज रेखा है। कैसी है बेटा? क्षैतिज है। क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल जो लाइन है उनको हमने क्या कहा? अक्षांश। क्लियर है? और जो रेखाएं हमारी खड़ी रेखा आपको दिखाई दे रही है उनको हमने क्या कहा? देशांतर रेखा कहा। तो ये अंतर आपको पृथ्वी के ग्लोब पर दिखाई देता है। कौन सा? एक तो हमें ऐसी रेखाएं दिखाई देती जो क्षैतिज लाइन है, उनको हम कहते हैं अक्षांश, और जो खड़ी रेखा है उनको हम कहते हैं देशांतर। तो आइए हम एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखा क्या होगी, अक्षांश रेखाओं का परिचय व विशेषताएं, फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, और इनके द्वारा पृथ्वी पर ताप कटिबंध कैसा निर्धारित होता है और इनका क्या महत्व है, वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो सबसे पहले आपने क्या देखा सर? पृथ्वी पर कुछ लाइनें देखी। कैसी लाइनें देखी सर? दो तरह की आपने लाइनें देखी। पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सर पृथ्वी पर आपने क्या देखा। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। सर पृथ्वी पर हमने दो तरह की रेखाएं देखी। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो ग्रीन रंग से मैं बना रहा हूं, कुछ ऐसी रेखाएं आपने देखी है। तो सर इन रेखाओं को मैंने कहा क्षैतिज रेखा। क्या कहा मैंने?
क्षैतिज रेखा का यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, इन्हीं हॉरिजेंटल लाइन को हम नाम देंगे अक्षांश रेखा। क्या नाम देंगे? अक्षांश रेखा। फिर आपने देखा था ग्लोब पर सर कुछ ऐसी लाइनें भी थी, खड़ी लाइनें। ये देख लीजिए, कुछ लाइन आपने ऐसी भी देखी हैं कि सर जिनको हम कहेंगे लंबवत रेखा, लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। इनको क्या कहेंगे हम? वर्टिकल लाइन। और इन्हीं वर्टिकल लाइन को हम नाम देंगे देशांतर रेखा। क्या नाम देंगे? देशांतर रेखा। तो दोनों को हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा को। अक्षांश रेखा क्या होती है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो चीजों में अंतर, पहला रहेगा हमारा अक्षांश और दूसरा है हमारा अक्षांश रेखा। क्या है बेटा? एक है अक्षांश और एक है अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अक्षांश को पढ़ना, इसके बाद हम देखेंगे अक्षांश रेखा क्या होती है। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझना है आपको कॉन्सेप्ट को, तब जाके आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहां पर देखिए कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये क्या है? इसका सेंटर है। तो पृथ्वी, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है और ये उसका क्या है? केंद्र है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या करा? पृथ्वी के केंद्र से यहां तक एक रेखा खींची। पृथ्वी के केंद्र से यहां तक रेखा खींची। तो यहां तक रेखा खींचने में उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? सर कुछ दूरी प्राप्त हो रही है। तो पृथ्वी के केंद्र से एक स्थान तक, ये एक स्थान है, पृथ्वी के केंद्र से एक स्थान तक खींची गई रेखा की जो कोणीय दूरी है, खींची गई रेखा की जो कोणीय दूरी है, उसी को हमने क्या कहा? अक्षांश कहा। क्लियर है? अब यहां से अगर मैं ऐसा अगर एंगल बनाऊंगा, अब मान लो सबसे पहले यहां पर वैज्ञानिकों ने एक रेखा माना जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। अब पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी हमारी कहलाती है अक्षांश। क्या है भाई अक्षांश की परिभाषा? पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान तक खींची गई कोणीय दूरी हमारी कहलाती है अक्षांश। क्लियर है? कि मान लो यहां तक अगर कोण खींचा इन्होंने, तो ये मान लो यहां पर 45 डिग्री का कोण था, यहां पर सेम अगर यहां पर वो कोण खींचेंगे तो यहां पर भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा अक्षांश, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी हमारी कहलाती है अक्षांश। क्लियर है? अब अक्षांश रेखा क्या होती है? कि सर आपने हमें ये तो बता दिया कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी हमारी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और अब इन्हीं अक्षांशों को भाई ये हमारा क्या है? 45 डिग्री का एक अक्षांश ये है और 45 डिग्री का एक अक्षांश ये है। तो इन्हीं अक्षांश को मिलाने वाली रेखा, हमारी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। दोनों में अंतर ये है। क्लियर है? तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? हमारी अक्षांश कहलाती है। और दो अक्षांशों को, दो अक्षांश नहीं बल्कि दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्लियर है? अब इस डायग्राम में देखना, ये पृथ्वी का क्या है? सेंटर है। ये पृथ्वी का क्या है बेटा? सेंटर है। यहां से और यहां तक एक हमने क्या करा है? एक एंगल बनाया और यहां से यहां तक कोई कुछ दूरी आपको देखने को मिल रही है। बस इसी दूरी को हम क्या कहेंगे? इसी दूरी को हम क्या कहेंगे? इसी दूरी को हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे भाई। ठीक है? जैसे मान लो कि यहां से यहां तक अपन खींचेंगे तो क्या कोण बन रहा है सर? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां से यहां तक मैं खींचूंगा तो 60 डिग्री का कोण बनेगा और यहां से यहां तक मैं खींचूंगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है? और इन्हीं अक्षांशों को ये रेखा कहीं ना कहीं मिला रही है। देखो इस तरीके से ये रेखा कहीं ना कहीं क्या कर रही है? इसको मिला रही है।
क्लियर है, ये कहीं ना कहीं इसको मिला रही है। तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई ये जो कोणीय दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश की परिभाषा आपने समझ ली होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो, ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर कई सारी अक्षांश रेखाएं आपको देखने को मिल रही है, और इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्लियर है। अब परिभाषा आपने देख ली, वो सब आपको मैं बता देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं भाई परिभाषा, ताकि आपको परिभाषा भी स्पष्ट होती चली जाए। परिभाषा लिखूंगा अक्षांश की कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है हमारी सर, अक्षांश कहलाती है। अक्षांश रेखा क्या होती है, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। ये परिभाषा भी देख ली आपने, थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ लिया इसको। अब ध्यान समझना, ये पृथ्वी पर आपको कुछ अक्षांश रेखाएं देखने को मिल रही। अब आपको अक्षांश नहीं पढ़ना है, अक्षांश हमने समझ लिया है, हम बात करेंगे केवल और केवल अक्षांश रेखाओं की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कैसे आपको पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी का ग्लोब है, एज्यूम करिए। इस पर कुछ रेखाएं आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी, नहीं दिखाई दे रही हो तो ध्यान से देखिएगा। एक रेखा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, एक रेखा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, एक रेखा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, और एक रेखा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है। और इसी के जस्ट नीचे आपको कुछ रेखा यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इन्हीं रेखाओं को वैज्ञानिकों ने क्या करा, कुछ ना कुछ नाम दिया भाई, कुछ ना कुछ नाम दिया। तो ये रेखाएं इस तरीके से यहां से होकर गुजरती है। अब मैं ये रेखाएं बताने से पहले आपको बता देता हूं कि जो अक्षांश होती है वो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। और अक्षांश रेखा क्या होती है, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, जो भूमध्य रेखा के दोनों और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई है। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, या तो ये रेखाएं जो है या तो सर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, ये देखो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, या पश्चिम से पूर्व की ओर भी खींची गई है। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें ऐसा लिखा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब मैं एक डिफरेंस यहां पर बता देता हूं आपको मैप पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब आपने देखा कि सर जो अक्षांश था, अक्षांश में हमने देखा था अक्षांश में आपने देखा था कि ये हमारा ग्लोब है, और ऐसे कई सारे अक्षांश पृथ्वी पर आपको देखने को मिलते हैं। कैसे अक्षांश देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखो। यहां से अगर आप सेंटर इसका मानोगे तो एक अक्षांश तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, एक 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 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे सर कितने अक्षांश पृथ्वी पर है कि सर जिस तरीके से ये यहां पर 45 डिग्री का अक्षांश बना रहा है, यहां पर 45 डिग्री का अक्षांश बना रहा है, क्या इस प्रकार से यहां पे भी 45 डिग्री का अक्षांश बनेगा, क्या यहां पर भी 45 डिग्री का अक्षांश बनेगा? जी हां, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में क्या होगा, अक्षांश बनेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अक्षांश है ये सबसे बड़ा अक्षांश माना जाता है 0 डिग्री का। देखो भले यहां पर कोई कोण नहीं बन रहा है, लेकिन 0 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसको भी हम अक्षांश की संज्ञा में लेंगे कि मान लो यहां पर क्या होगा हमारा 30 डिग्री का होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा हमारा सर 30 डिग्री का होगा। इसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा हमारा 30 डिग्री का, और यहां पर भी क्या होगा 30 डिग्री का अक्षांश होगा। तो इस प्रकार से अगर मैं अक्षांशों की अगर संख्या की बात करूं, किसकी बात करूं, संख्या की बात करूं, तो ध्यान से समझना आप लोग। हमारे सर यहां पर लगभग 90 अक्षांश है, और यहां पर भी क्या है 90 अक्षांश है। तो आप देखेंगे कि
90 अक्षांश तो कहां पर है? नदन हेमिस्फीयर में। 90 अक्षांश कहां पर है बेटा? नदन हेमिस्फीयर में। और 90 अक्षांश हमारे कहां पर है? 90 अक्षांश कहां पर है? 90 अक्षांश हमारे हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 90 और 90 कितने अक्षांश हो गए? लगभग 180। लेकिन ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री भी एक अक्षांश माना जाता है। 0 डिग्री भी एक अक्षांश माना जाता है। तो इस प्रकार से 180 + 1 बराबर 181 क्या कहलाएंगे? हमारे अक्षांश कहलाएंगे। अब ध्यान से समझना, इनको जो मिलाने वाली रेखा होगी कि सर यहां पर देखो आप कि 30 डिग्री से 30 डिग्री को मिला रही है, 45 डिग्री को 45 डिग्री से मिला रही है, इस नीचे वाली 30 डिग्री को 30 डिग्री से मिला रही है। तो ऐसे करके आप देख पा रहे होंगे कि सर अक्षांश रेखाएं भी उतनी होनी चाहिए जितने अक्षांश हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अक्षांश की संख्या ज्यादा होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कम होती है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ध्यान समझना, आप देखेंगे जो पृथ्वी का सेंटर है, यहां पर बहुत बड़ी अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी, क्योंकि 0 डिग्री अपने आप में क्या है? ज्यादा जगह में फैला हुआ है। तो 0 डिग्री पर क्या है? बहुत बड़ी अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी पर ध्रुवों पर जाते हैं, ध्रुवों पर यानी पोल पर जाते हैं, वैसे वैसे ये रेखा छोटी होती जाती है। और 0 डिग्री पर ये एक रेखा सर्कल ना होकर बिंदु का रूप ले लेती है, यानी एक डॉट का रूप ले लेती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सर यहां पर आपको रेखा ना मिलकर क्या मिलेगा? एक डॉट मिलेगा। यहां पर भी रेखा ना मिलकर क्या मिलेगा? डॉट मिलेगा। जैसे यहां समझिएगा, ऐसे ऐसे मैं ऊपर जाऊंगा तो एक समय ऐसा जाएगा ये डॉट का रूप ले लेगी, और जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा तो ये किसका रूप ले लेगी? डॉट का रूप ले लेगी। ठीक है, तो ये आपको शक्तिमान नजर आ रहा है भाई। तो शक्तिमान के जो ऊपर है वो डॉट नजर आएगा, नीचे भी डॉट नजर आएगा। यानी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या अक्षांश से कम होती है। जैसे ध्यान से समझिए, यहां पर मैंने लिखा अक्षांश रेखा की संख्या, अक्षांश रेखा की संख्या। सर आपने बताया कि 90 तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर कितने डिग्री होगा? सर 89 डिग्री होगा। 89 रेखा ऊपर होगी। 89 रेखा कहां पर होगी? नॉर्थ हेमिस्फीयर पर। और 89 रेखा कहां पर होगी? 89 रेखा कहां पर होगी? सर 89 रेखा आपको मिलेगी सदर्न हेमिस्फीयर पर। कहां पर मिलेगी? सदर्न हेमिस्फीयर पर। तो इस प्रकार आप जोड़ोगे तो लगभग 160 178 रेखा आपको मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये 0 डिग्री जो है ये बहुत बड़ा सर्कल है, ये भी हमारी अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से 179 किसकी संख्या होगी? अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी। तो ये डिफरेंस मैंने यहां पर क्यों बताया? ताकि आपको ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि अक्षांश जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कम होती है। यानी अक्षांश आपसे पूछे तो कितने होंगे भाई? अक्षांश होंगे सर 181, और अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? अक्षांश रेखाएं होंगी 179। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं पीपीटी से, ध्यान समझिएगा। जो अक्षांश रेखा होती है वो डिग्री में आपको नजर आती है। अब जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिखा 8 डिग्री, 8 डिग्री के बाद मैं क्या लिखूंगा? 4 मिनट 1 सेकंड ऐसा लिखूंगा। तो हम अक्षांश रेखाओं को किस इकाई से दर्शाते हैं? सर मिनट से और सेकंड से। ये हमारा रहता है डिग्री, ये है हमारी मिनट, और ये है हमारी सेकंड। तो इसकी जो इकाई है वो क्या है? हमारी डिग्री, मिनट और सेकंड। सर अक्षांश रेखाओं की दिशा क्या है? सर दिशा जो है वो क्या है हमारी? उत्तर या दक्षिण। या तो ये रेखाएं आपको उत्तर में मिलेंगी या दक्षिण में मिलेंगी। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है? सर ये क्षैतिज होती है। क्षैतिज मतलब सर ये एक प्रकार से ये जो रेखाएं होती है हमारी हॉरिजेंटल होती, यानी कि ये रेखाएं कैसी होती है? क्षैतिज होती हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आपने अभी मैप में देखा था ये वाला मैप, इस मैप में कुछ और विशेषताएं, ध्यान समझो। आप देखेंगे कि सारी रेखाओं के मध्य एक समान दूरी आपको देखने को मिलेगी। सारी रेखाओं के मध्य एक समान दूरी देखने को मिलेगी। सारी रेखाओं के मध्य एक समान दूरी आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान से समझिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती है उनमें जो मैं बात करूं दूरी की, तो दूरी क्या होती है भाई? समान होती है। दूरी क्या होती है? समान होती है।
क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दो अक्षांश रेखाओं के मध्य समान अंतर पाया जाता है, समान अंतर पाया जाता है, समान अंतर पाया जाता है। इसलिए अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं भाई? लगभग समांतर होती है। लगभग वर्ड लगाना भाई, लगभग समांतर होती है, लगभग समांतर होती हैं। याद रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं हर एक रेखा के मध्य एक समान अंतर रहता है, मतलब एक समान अंतर रहता है। सर लगभग कितना रहता है? तो ध्यान समझिएगा, लगभग मैं बता देता हूं, लगभग होता है 111.7 किलोमीटर का। मतलब कि एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये है। ये मान लो कि ये 2 डिग्री है और एक डिग्री है, तो दोनों के मध्य जो अंतर होगा वो कितना होगा? 111 किलोमीटर का अंतर होगा। और इसी अंतर को हम क्या कहते हैं? इसी अंतर को हम क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि दो अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को मध्य क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जोन। यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं जोन। आप जोन और कुछ मत समझ लेना। और हिंदी में इसको कहेंगे कटिबंध। क्या कहेंगे? कटिबंध। क्लियर है? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य समान अंतर पाया जाता है, इसलिए दो अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना, सदैव अगर क्वेश्चन में जाए तो आप उसको सही नहीं मानोगे, क्योंकि सदैव नहीं पाया जाता, लगभग में पाया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाते हैं, यहां पर जो अंतर होगा ना, ध्यान समझिएगा, ये मान लो कि कोई सी रेखा होगी ये वाली, अगर यहां पर मैं अंतर देखूंगा, तो मुझे मिलेगा 110.6 किलोमीटर का अंतर। और यही अंतर मैं अगर यहां पर देखूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 111.7 किलोमीटर का अंतर। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी जो है यहां पर थोड़ी सी क्या है, गोल टाइप की है, लेकिन ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी चपटी है। तो पृथ्वी हमें देखने, अब बचपन से पढ़ते आए पृथ्वी गोल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके देखा कि जो पृथ्वी है हमारी गोल नहीं है, ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है, और जो भूमध्य रेखा पर थोड़ी कैसी है, गोल सी है। तो यहां पर क्या है, ज्यादा अंतर पाया जाता है। किनमें? दो अक्षांश रेखाओं में ज्यादा अंतर पाया जाता है, लेकिन ध्रुवों पर इनमें थोड़ा सा अंतर आता है। लगभग मैं कहूं कि 1 किलोमीटर के अंतर आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। तो लगभग तो क्या होती है, लगभग समांतर होती है। लेकिन आपसे पूछे सदैव समांतर होती है, तो ऐसा आप क्वेश्चन के आंसर को गलत मानोगे। क्योंकि कई एग्जामों में ऐसा आया क्वेश्चन कि क्या देशांतर रेखाएं, समझिएगा, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो समान होती हैं? सर अक्षांश रेखा समान नहीं होती है। एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है, कैसे समान नहीं होती? क्योंकि ये रेखा हमें बड़ी दिखाई दे रही है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, यानी कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इनका आकार भी छोटा होता जाएगा। यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो समान नहीं होती है, लेकिन समांतर होती है। समान कब होगी? जब हर एक रेखा एक जैसी आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्षांश रेखाएं समान होती है? नहीं होती है। लगभग समांतर होती है? लगभग समांतर होती है। लेकिन सदैव समांतर होती है? सदैव समांतर नहीं होती है। तो ये 2-3 चीज मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। क्लियर है? आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी पीपीटी में। ठीक है, देखिए, दो रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और इसको क्या कहा जाता है? इस दूरी को हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? दूरी को कटिबंध कहते हैं भाई। और याद रखिएगा, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है,
उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सभी रेखाओं का आकार भी हमारा गोल ही रहता है, यानी कि सभी रेखाएं कैसी होती है, वृत्ताकार। आपसे इनका आकार पूछे तो कैसी होगी, वृत्ताकार होंगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम अगर देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे तो वो वृत्ताकार नहीं रहेगी, वो अर्धवृत्ताकार रहेगी। कैसी रहेगी, अर्धवृत्ताकार रहेगी। लेकिन ये जो हमारी रेखा है, अक्षांश रेखा, ये हमेशा वृत्ताकार होती है, मतलब सारी की सारी रेखाएं वृत्ताकार होंगी। अब ध्यान समझना, क्या सभी रेखा वृत्ताकार होती हैं, नहीं सर। 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है वो वृत्ताकार नहीं है, उसने एक बिंदु का रूप ले लिया। तो सभी तो नहीं होती, लेकिन सारी, मतलब एक तरह से कहते हैं अधिकतर रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। लेकिन 90 डिग्री की जो ध्रुव पर रेखा है वो वृत्ताकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा होती है वो एक महान वृत्त बनाती है, यानी ग्रेट सर्कल बनाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा यहां पर सर्कल माना जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे छोटे छोटे सर्कल होते जाते हैं, ठीक है। अन्य पूर्ण वृत्त बनाएगी, लेकिन ये महान वृत्त बनाएगी। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। अभी मैंने आपको यह भी अंतर बताया था कि अगर आपसे अक्षांश की संख्या पूछे तो 181 और आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179। क्यों 179 है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है सर, रेखा ना होकर बिंदु है भाई। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इनके मध्य दूरी तो क्या है, समान है, परंतु लंबाई असमान है। मैं बता चुका हूं कि भाई दूरी क्या है, समान है। दोनों के मध्य क्या है, दूरी समान है, लेकिन अंतर कैसा है, असमान है। दूरी क्या है, बिल्कुल समान है, लेकिन लंबाई कैसी है, असमान है। लंबाई मतलब एक जैसी हमें देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि लंबाई क्या है इसकी, असमान है, ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा से हम जैसे ध्रुवों पर जाते हैं तो इसकी लंबाई में क्या होती है, कमी होती है। क्लियर है। सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा क्या है, ध्रुव पर जो पाई जाती है, जिसमें केवल और केवल 0 किलोमीटर का अंतर है और केवल क्या है, बिंदु है। अब इस जो जोन वाले पोर्शन को हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे इस डायग्राम को। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अपनी भाषा में भाई, ठीक है, देखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रमुख अक्षांश रेखा की, किसकी बात करूं, प्रमुख अक्षांश रेखाओं की, तो ध्यान समझो। जो सबसे बड़ी रेखा है वो है हमारी 0 डिग्री, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। जो 0 डिग्री रेखा है वो क्या करती है, दो गोलार्धों में पृथ्वी को बांटती है, पृथ्वी को बांटती है। कौन सा, एक है हमारा उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी पर जाते हैं तो देखिए यहां पर जो रेखा मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, 23.5 डिग्री, और यहां पर भी जो रेखा मिलेगी वो क्या मिलेगी हमारे, 23.5 डिग्री। लेकिन सर आपने अभी बताया था कि 0 डिग्री इसको क्या बोल रही है, इसको बोल रही है, इसको बांट रही है उत्तरी गोलार्ध में और इसको बांट रही है दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि इसको हम कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसको 23.5 डिग्री क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर भी एक रेखा है जिसका नाम क्या है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर भी एक रेखा है जिसका नाम क्या है, 66.5 डिग्री साउथ। इसके अलावा यहां पर भी आपको एक रेखा देखने को मिलेगी जिसका नाम है 90 डिग्री नॉर्थ, और इसका नाम क्या है, 90 डिग्री साउथ। क्या सर इन रेखाओं के नाम है, जी हां, इन रेखाओं के अलग अलग नाम है। ध्यान समझो, ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको 0 डिग्री, इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। कौन कौन से गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा, और इसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एक ही है, ठीक है। इनको डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं।
फिर यहां पर जो रेखा दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोल देंगे इसको? कर्क रेखा। और यहां पर जो रेखा दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। इस प्रकार जो 66.5 डिग्री पर दिखाई दे रही है उस रेखा को बोलेंगे हम आर्कटिक वृत्त, क्योंकि यहां पर क्या पाया जा रहा है? समुद्र है जिसका नाम है आर्कटिक समुद्र, तो इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। और यहां पर इसी के समान जो साउथ में पाई जा रही है उसको बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। जो 90 डिग्री पर जो रेखा है वहां पर ध्रुव पाए जाते हैं। कौन कौन से ध्रुव हैं? 90 डिग्री का जो ध्रुव है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और यहां का जो ध्रुव है इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये है हमारी प्रमुख रेखाएं। कौन सी प्रमुख रेखाएं? प्रमुख अक्षांश रेखाएं। ध्यान समझिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन महत्वपूर्ण रेखाओं को जो कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। कौन कौन सी रेखाएं हैं सर हमारी? देखिए, एक तो हमारी कौन सी है? विषुवत रेखा है, एक हमारी कर्क रेखा, एक हमारी मकर रेखा, एक है हमारी उत्तरी ध्रुव, एक है हमारा दक्षिण ध्रुव। लेकिन इसके ऊपर मैंने आपको बताया था आर्कटिक वृत्त और इसके ऊपर बताया था अंटार्कटिक वृत्त। ये इस प्रकार से जो डायग्राम में दे रखा है ये इसका एक डायग्रामेटिक फॉर्म है। ठीक है। अब जो रेखा है हमारी वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में हमारी मदद करेगी। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो किस तरीके से पृथ्वी पर जो हवाएं हैं वो कैसे मुड़ जाती है, कहां पर लो प्रेशर रहता है, कहां पर हाई प्रेशर रहता है। तो ये जो डायग्राम है हमारा, ये हमारा कब काम में आएगा? क्लाइमेटोलॉजी में। जब आपने अक्षांश देशांतर रेखाओं को पढ़ लिया, खासतौर से अक्षांश को पढ़ लिया, तो हम जब जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु को पढ़ने में ये अक्षांश रेखाएं हमारी मदद करने वाली हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना भूमध्य रेखा को। किसको पढ़ेंगे? भूमध्य रेखा को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भूमध्य रेखा वाकई में क्या है भाई। सर इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि एकमात्र अक्षांश रेखा जो महान वृत्त बनाती है, यानी कि जो सारी की सारी रेखाएं हैं वो क्या बनाती है हमारी सर? वो महान वृत्त ना बनाकर पूर्ण वृत्त बनाती है। लेकिन जो हमारी भूमध्य रेखा होती है वो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ठीक है। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध, ये जो मैं बता चुका हूं। इसके अलावा मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 40,096 किलोमीटर। किसकी लंबाई है? भूमध्य रेखा की आपसे लंबाई भी पूछ सकता है। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है। तो याद रखिएगा 3 महाद्वीप से गुजरती है और 3 जलराशि से गुजरती है और 13 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एक तो हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 जलराशि से होकर गुजरती है। एक तो हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के अलावा अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर, और इन्हीं महाद्वीप के 3 महाद्वीप के 13 देशों से होकर गुजरती है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं जो भूमध्य रेखा है इस पर 2 बार सूर्य क्या होता है? लंबवत पड़ता है। वर्ष में 2 बार सूर्य क्या होता है? इस पर लंबवत पड़ता है। कब कब पड़ता है? एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। तो आपसे पूछ सकता है भूमध्य रेखा पर क्या होता है? 2 बार सूर्य जो होता है वो लंबवत पड़ता है। इस कारण से यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान पाया जाता है और दिन भी यहां के लंबे होते हैं। इसी घटना को हम विषुव कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और विषुव के आधार पे ही इस रेखा का नाम क्या रखा गया? विषुवत रेखा रखा गया। क्लियर है? चलिए, यहां पर सर्वाधिक औसत तापमान देखने को मिलता है। सर्वाधिक औसत तापमान के कारण औसत बाष्पीकरण होता है। औसत बाष्पीकरण के कारण यहां पर औसत वर्षा भी होती है और औसत वर्षा के कारण यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो, जहां पर तापमान रहेगा, देखो पृथ्वी पर 2 बार अगर सूर्य एक ही जगह पर परपेंडिकुलर हो रहा है तो वहां पर तापमान ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा रहेगा तो बाष्पीकरण ज्यादा होगा, बाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बारिश ज्यादा होगी, और बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर पाई जाएगी जैव विविधता, यानी वन भी ठीक ठाक मिलेंगे और जैव विविधता भी ठीक ठाक मिलेगी। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात करूं, यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ध्रुवों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ध्यान समझिएगा, भूमध्य रेखा पर
जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो भूमध्य रेखा की तुलना में क्या होता है, सबसे कम होता है, और यहां पर कोरियोलिस बल पाया जाता है। क्लियर है बेटा? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है यहां पर, क्या पाया जाता है, कोरियोलिस बल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की घूर्णन गति की, तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक घूर्णन गति भी पाई जाती है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहां से आता है, ध्यान समझो, कि मान लो ये एक देशांतर रेखा है, मैंने अभी पढ़ाई नहीं है आप लोगों को, जिसका नाम क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा। ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और जो हमारी भूमध्य रेखा है, उनके मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो रेखा है हमारी कहां पर मिलती है, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर जो है, सॉरी दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक गिनी की खाड़ी है, वहां पर ये रेखा है, दो आपस में आकर मिलती है, यानी समकोण पर मिलती है। कौन कौन सी रेखा, एक तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा अटलांटिक महासागर में, यानी जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है वहां पर जाकर मिलती है। और किस खाड़ी में मिलती है, गिनी की खाड़ी में मिलती है। अब वैज्ञानिकों ने इसको एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, जीरो आइलैंड। इस रेखा, इस स्थान को क्या नाम दिया, जीरो आइलैंड नाम दिया, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश इसको नाम दिया। क्लियर है? चलिए, और इसके अलावा याद रखिएगा, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसको एक नदी है दक्षिण अफ्रीका की जिसका नाम है कांगो नदी। वो कांगो नदी इसको क्या करती है, दो भागों में दो बार काटती। जैसे हमने सुना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। वो माही नदी भारत को कर्क रेखा को क्या करती है, दो बार काटती है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को क्या कर रही है, 2 बार काट रही है। आइए इसको हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारी 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा है। ये क्या है, 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है। ये हमारी क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और ये हमारी 0 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा है। ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं वो है हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर। और इसी महासागर में आकर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही है। और किस खाड़ी में मिल रही है, गिनी की खाड़ी में। और इसी मिलन स्थल को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, शून्य अक्षांश द्वीप। क्या नाम दिया है, शून्य अक्षांश द्वीप। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारी भूमध्य रेखा होकर गुजर रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा जा रही है। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा जा रही है, किस महाद्वीप से होकर जा रही है, सर अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। और इसी अफ्रीका महाद्वीप पर ये जो नदी है हमारी, कौन सी, कांगो नदी, इसको इस प्रकार से 2 बार काट रही है। ठीक है, और यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पर आप एक रेखा और बना लो। ठीक है, एक रेखा और बना लो जिसका नाम क्या है, अभी हम पढ़ने वाले हैं मकर रेखा। तो ये मैंने मकर रेखा बना दी। क्लियर है? और इसी मकर रेखा को लिंगपांगपो नदी का कर रही, 2 बार काट रही। ठीक है, इसी मकर रेखा को लिंगपांगपो नदी जो है यहां पर 2 बार काट रही। तो दोनों का याद रख लेना। भूमध्य रेखा पढ़ रहे हैं तो भूमध्य रेखा के बारे में याद रखिएगा। इसको जो कांगो नदी है कितने बार काट रही है, 2 बार काट रही है। और हमने अभी देखा था कर्क रेखा को कौन सी नदी काट रही है, माही नदी। और इसी प्रकार मकर रेखा को लिंगपांगपो नदी जो है वो कितनी बार काट रही है, 2 बार काट रही है। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपको देश बताए थे कि जो हमारी भूमध्य रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजर रही है। अब भूमध्य रेखा जो है वो किन किन देशों से गुजर रही है, ध्यान से देखते हैं एक एक करके हम। देखिए, महाद्वीप में बता चुका हूं। सबसे पहले ये जो महाद्वीप है इसको बोलेंगे हम साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के कौन कौन से देश से होकर गुजर रही है, ध्यान समझो। सर सबसे पहले यहां पर है कोलंबिया, ये जो देश है इसका नाम क्या है, कोलंबिया है। इसके बाद हम बात करें इक्वाडोर, ये जो है ये इक्वाडोर है। ये सबसे पहले इक्वाडोर को काटती है फिर कोलंबिया को काटती है, सबसे पहले इक्वाडोर फिर कोलंबिया। इसके बाद में बात करूं, ये जो देश है ये ब्राजील है, तो ब्राजील से भी होकर गुजर रही है। इसके बाद यहां पर हम आते हैं कौन से महाद्वीप पर, सर ये महाद्वीप है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के हम बात करें तो सबसे पहले ये काटती है, ये जो यहां पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है,
द्वीप टाइप का देश दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम साओ टॉम एंड प्रिंसेप। साओ टॉम एंड प्रिंसेप को काटती है। और इसके बाद ये एक देश है यहां पर जो ऑरेंज ऑरेंज रंग में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। और इसके नीचे जस्ट यहां पर जो लाल लाल सा आपको देश दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखो ये है हमारा रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको बोलेंगे डेमोक्रेटिव रिपब्लिक कांगो। तो दोनों में अंतर है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये युगांडा से होकर गुजरती है, युगांडा यहां से दिखाई दे रहा है युगांडा। और युगांडा के बाद ये केन्या से होकर गुजरती है, ये ऑरेंज कलर में केन्या है, क्लियर है। केन्या के बाद ये जो है वो सोमालिया से जाती है। सोमालिया भी किस में आता है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप में आता है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप का एक देश पड़ता है जिसका नाम है मालदीव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मालदीव से हमारी विषुवत रेखा होकर गुजरती है? जी हाँ, विषुवत रेखा मालदीव से होकर गुजरती है। और इसके बाद आती है ये कहां पर, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बाद यहां पर एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम क्या है, किरीबाती। तो किरीबाती से होकर गुजरती है। तो ये जो हमारे देश हैं यानी कि 13 कंट्री है, यहां से हमारी कौन सी रेखा जाती है, विषुवत रेखा जाती है। और 13 देशों के अलावा 3 महाद्वीप और 3 जलराशि मैं आपको बताती कहूं। 3 महाद्वीप कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। 3 जलराशि कौन सी है सर? यहां पर कौन सा है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और ये जो है हिंद महासागर। तो 3 जलराशि से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि सर जो भूमध्य रेखा है उस पर सूर्य जो है वो 2 बार क्या करता है, 2 बार परपेंडिकुलर पड़ता है। एक तो कब पड़ता है सर, 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर पड़ता है, क्लियर है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं यहां पर जो हमारी रेखा है कर्क रेखा, कर्क रेखा पर कब पड़ता है, तो कर्क रेखा पर याद रखिएगा 21 जून। और ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर कब पड़ता है, 22 दिसंबर। देखिए ध्यान समझिएगा, सूर्य जो है हमारा 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। कौन कौन सी तारीख को सर? एक तारीख है हमारी 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। इसी प्रकार कर्क रेखा पर आज पे पूछे तो कर्क रेखा पर पड़ता है 21 जून को और मकर रेखा पर पड़ता है 22 दिसंबर को। जब कर्क रेखा पर सूर्य पड़ता है 21 जून को तो भारत में आता है मानसून, और जब मकर रेखा पर सूर्य पड़ता है तो भारत में आती ठंड। और लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को थोड़ी थोड़ी सी गर्मी भारत में पड़ती है। 21 मार्च को गर्मी का एहसास होने लगता है और इधर हम देखते हैं सितंबर में भी थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, जिसको द्रुतीय गर्मी हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम का निर्धारित और जलवायु का निर्धारण करने में ये रेखाएं हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को मैं मैप में बता ही चुका हूं। कर्क रेखा के बारे में याद रखिएगा, ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है। 21 जून को इस पर सूर्य पड़ता है जिसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और ये 3 महाद्वीप के 16 देशों से 6 जलराशियों से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 36,788 किलोमीटर। और भारत की माही नदी इसको 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, माही नदी जो है इसको कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। देखो ये है हमारी माही नदी, ये माही नदी है, ये माही नदी येलो येलो से जा रही है। और यहां से कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा होकर गुजर रही है और कर्क रेखा को ये माही नदी जो है ये इस प्रकार से 2 बार काट रही है और समुद्र में जाकर मिल रही है। तो ये आपको याद रखना है डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से वो 16 देश है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं 3 महाद्वीप है सर, वही महाद्वीप है। एक तो महाद्वीप में अंतर थोड़ा सा आ गया है, यहां पर जो अंतर है वो हमारा आ चुका है। ये जो है हमारी नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है और ये हमारा एशिया है। बस इतना अंतर है कि जो विषुवत रेखा थी ये साउथ अमेरिका में थी, लेकिन कर्क रेखा जो है हमारी कहां पर आ चुकी है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से गुजर रही है, ठीक है। अब मैं बात करूं महाद्वीप की, बता चुका हूं मैं, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब कौन कौन से 16 देश हैं ध्यान से समझो। पहला सबसे पहले हम बात करें मैक्सिको। मैक्सिको से होकर गुजर रही है। फिर बहामास से होकर गुजर रही है, बहामास यहां पर पड़ता है बहामास। फिर इसके बात करूं पश्चिमी सहारा,
ये वेस्टर्न सहारा से होकर गुजर रही है, मॉरिटोनिया से भी होकर गुजर रही है, ये मॉरिटोनिया लगता है यहां पर, अल्जीरिया से होकर गुजर रही है। इसके अलावा बात करूं मैं माली, यहां माली से होकर गुजर रही है, नाइजर से होकर गुजर रही है। इसके अलावा बात करूं लीबिया, तो लीबिया से भी होकर गुजर रही है। इजिप्ट यानी यहां पर इजिप्ट लिखा है उसको बोलते हैं मिस्र के अलावा सऊदी अरब, ये सऊदी अरब से भी होकर गुजर रही है। सऊदी अरब के अलावा हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से होकर गुजर रही, थोड़ा सा पोर्शन यहां पर लग रहा है। ओमान से होकर गुजर रही है, ओमान यहां पर पड़ता है तो ओमान का क्षेत्र भी इससे लग रहा है। भारत से तो होकर गुजर ही रही, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर म्यांमार, चीन से होकर भी कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा होकर गुजर रही है, और चीन का एक भाग है यहां पर बोलते हैं ताइवान, क्या बोलते हैं ताइवान, तो ताइवान से होकर ये रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब मैं 6 जल राशियों की बात कर रहा तो कौन कौन सी है, एक तो प्रशांत महासागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, सर यहां पर देखिएगा मैक्सिको की खाड़ी हमें नजर आ रही है, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है एस आकार का, लाल सागर से होकर गुजर रही है, ये हमारा रेड सी पड़ता है, यहां पर रेड सी पड़ता है। अरब सागर से भी होकर गुजर रही है, अरब सागर हमारा ये वाला अरब सागर है पूरा। अरब सागर के बाद मैं बात करूं ताइवान की खाड़ी, तो ताइवान की खाड़ी जो है हमारी यहां पर पड़ती है, ठीक है, तो ताइवान की खाड़ी से भी होकर गुजर रही है। ये मैप थोड़ा सा एटलस पे देख लेना, ये बस मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसका बताया है, ठीक है। अब बात करें हम मकर रेखा की, तो मकर रेखा के बारे में याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको मकर रेखा कहते हैं, और 22 सितंबर को यहां पर सूर्य परपेंडिकुलर होता है, इसको हम भारत में कहते हैं शीत आयनांत, ठीक है। सूर्य एक बार लंबवत होता है, याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बस सबसे छोटी रात होती है इस दिन, और हमारे 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है कब, जब कर्क रेखा पर सूर्य परपेंडिकुलर होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, 22 दिसंबर को, इस दिन सूर्य एक बार लंबवत होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और सबसे छोटी रात मानी जाती है। ये 3 महाद्वीप से होकर गुजर रही है, 3 जलराशियों से और 10 देशों से होकर गुजर रही है। इसकी लंबाई भी सेम है 36,788, और याद रखिएगा अफ्रीका की लिम्पापो नदी इसको 2 बार काटती है, क्लियर है। अब आर्कटिक वृत्त के बारे में बताया था, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सूर्य की किरणें यहां पर तिरछी पड़ती है, अतः यहां पर शीतल जलवायु वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अंटार्कटिक वृत्त की मैं बात करूं तो अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। किसको, अंटार्कटिक महाद्वीप के पास होने के कारण इस वृत्त को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और अंटार्कटिक वृत्त पर हमेशा बर्फ छाई रहती है, इसलिए इसको कहते हैं सफेद महाद्वीप, क्लियर है। अब ये जो देश हैं इनको एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मकर रेखा 3 महाद्वीप से, 10 देशों से और 3 जलराशि से होकर जा रही है, क्लियर है। चलिए भाई, 3 जलराशि से होकर जा रही है, ध्यान से देखिएगा। 3 महाद्वीप, एक तो दक्षिण अमेरिका से होकर जा रही है, ये देखो दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, देखो ये ऑस्ट्रेलिया से, अभी अंतर आ गया, ऑस्ट्रेलिया से जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जल राशि कौन सी है, प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। ये हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, ठीक है। देशों के नाम याद रख लो, सबसे पहले चिली से जा रही है, फिर अर्जेंटीना, और इसके अलावा मैं बात करूं अर्जेंटीना के बाद यहां पर पराग्वे लगता है, ये जो नीला नीला सा देख रहा है पराग्वे। फिर इसके बाद हम बात करें ये ग्रीन ग्रीन सा ब्राजील। फिर इसके बाद हम बात करें अफ्रीका नामीबिया। इसके अलावा बोत्सवाना, ये बोत्सवाना पड़ता है, येलो रंग से बोत्सवाना दिखाई दे रहा होगा। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका से भी होकर गुजर रही है, ये जो पर्पल, ये जो कलर दिखाई दे रहा है आपको नीला सा, साउथ अफ्रीका से भी जा रही है। मोंजबिक, ये ऑरेंज सा मोंजबिक है। और इसके अलावा मेडागास्कर के अलावा ऑस्ट्रेलिया अपने आप में महाद्वीप भी और क्या है, देश भी है। तो ये देशों से होकर जा रही है, कौन सी रेखा, ये रेखा हमारी कौन सी, मकर रेखा, ठीक है। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं। अब ये कैसे ताप का निर्धारण करती है, इसके लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।